हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हो प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट में जो थ्री इन केस ऑफ 3D सीरीज में हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोग को आज इस वीडियो में पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कैटालिटिक बिहेवियर के बारे में। ये दो वीडियो हम लोग इस टॉपिक का 3D सीरीज का हम अपलोड कर दिए, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक रेडियाई। सेकेंड पार्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कलर आयन फॉर्मेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, यानी कि मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी कंपटीशन देते इससे क्वेश्चन बनना तो बनना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन में इसका सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, क्यों ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था चाहे कलर आयन फॉर्मेशन हो या कुछ कैटालिटिक बिहेवियर शो करे या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करे, आखिर में क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट में ही ये सब शो करता है, ना तो एस ब्लॉक में शो करता है ना ही पी ब्लॉक में शो करता है। ठीक है, डी ब्लॉक में इसलिए शो करता है क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाए जाने की वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीजन तो यही है। ठीक है, आज आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि एस ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, पी ब्लॉक में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते, डी ब्लॉक में ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप लोगों को जो भी टॉपिक आप लोगों का ठीक है नहीं समझ में आता है, आप हमारे YouTube चैनल जो कमेंट बॉक्स होता है उस पर जाके कमेंट करें कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या मैं आप लोगों के लिए सबसे स्पेशल फीचर्स लेके आया हूं, वो ये है कि यदि आप अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज वो जाके अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च करिएगा इंस्टा पे, उसको फॉलो करिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप वहां पे हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रही है आपको वहां पे हमारे पास मैसेज कर देगा। और सबसे बड़ी बात, मैं वहां पर 24 आवर अवेलेबल रहूंगा और वहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चन के सारे डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कुछ ज्यादा है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल को शो करता है। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने की ही वजह से ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। मैंने पिछली बार बताया था कलर आयन फॉर्मेशन के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे होता है कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, तो आपको बता दें उसमें दो चीज का होना बहुत जरूरी है, दो चीज का होना बहुत जरूरी है। वो क्या कि सबसे पहली बात कि उसमें एक मेटल होता है, क्या होता है, मेटल होता है, और दूसरा क्या होता है, लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब उसमें मेटल इन्वॉल्व हो और लिगेंड इन्वॉल्व हो, तब वो जाके क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सिर्फ जैसे मैंने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज पाए जाते हैं। कितने सीरीज पाए जाते हैं, 4 सीरीज पाए जाते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। तो हम लोग केवल अभी 3D सीरीज के बारे में बात किए, चाहे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किए या फिर एटॉमिक रेडियाई की बात किए या फिर ऑक्सीडेशन नंबर की बात किए या फिर उसके कलर आयन फॉर्मेशन की बात किए, तो वो किसमें हम लोग देखे थे, इन केस ऑफ द 3D सीरीज। 4D और 5D सीरीज अभी हम लोग डिस्कस नहीं किया, आगे करेंगे। ठीक है, पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। तो क्या मैंने बताया कि जनरली इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाया जाता है कि कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। वो फॉलोइंग फैक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि पहला फैक्ट तो आपके पास तो है कि क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू, मैं लिखता हूं, ड्यू टू प्रेजेंट इन कंप्लीट डी ऑर्बिटल।
और दूसरी बात क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बताया कि क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। मेटल क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, और लिगेंड होता है, ठीक है। आपको शायद याद हो रहा होगा, आ रहा होगा कि मैंने बताया था हेक्सा एक्वा क्यूप्रस सेकेंड सल्फेट आयन, यानी कि कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो क्या क्या चीज होना चाहिए, सबसे पहली बात तो मेटल होना चाहिए, दूसरा क्या, लिगेंड होना चाहिए। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एक कॉम्प्लेक्स को मैं बताता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जनरली बस इतना याद रखिएगा, दो चीज क्या क्या, पहला तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, दूसरा कि मेटल और लिगेंड से ही कॉम्प्लेक्स बनता है। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखो आप लोग, एग्जांपल क्या है, Cu H2O का होल 6 Cu H2O का होल 6 इनटू SO4, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आप बता सकती हो कि लिगेंड कौन सा है और इसमें मेटल कौन सा है, बता सकते हो। अरे मैं बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा भी डाउट मत करना कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मैं सब बताऊंगा। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाऊंगा ना, वहां पे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे नाम रखते हैं, मैं बोलता हूँ हेक्सा एक्वा, ये सब मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसमें जो मेटल है, जो कॉपर है, कॉपर बिहेव किसकी तरह करता है, मेटल की तरह करता है। तो आप बताओ कॉपर आता है कि नहीं आता है, कॉपर आता है कि नहीं आता है, कहां पे, 3D सीरीज में आता है भैया। 29 नंबर किसका है, कॉपर का तो ही है, ये तो एक एक्सेप्शनल है कि नहीं। ये कॉपर है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट एज द मेटल। अब बात करते हैं लिगेंड क्या है। यहां पे जो वाटर है, वाटर बिहेव करता है एक्ट एज लिगेंड। क्या है, मैं वाटर को वाटर लिख दिया, ये किसकी तरह बिहेव करता है, लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। समझ में आया, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि मेटल और लिगेंड दोनों पाए जाते हैं। मेटल इन केस ऑफ द 3D सीरीज में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में ही मेटल पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, हर चीज में एक कॉमन चीज है, याद रखना, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, ड्यू टू प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये तो रहा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, यानी कि इसका मैग्नेट कैसा होता है, कैसा ये बिहेवियर शो करता है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात किया जाए किसके बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब मेरे वीडियो को देख रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वाले, और साथ ही साथ हमारे प्यारे बच्चे यूपी बोर्ड वाले, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले को बता दें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, मैग्नेट मतलब क्या होता है, बोलते हो ना भैया हमको मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी उसकी गुण के बारे में। तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चुंबकीय गुण। यानी डी ब्लॉक को तो एक कहते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण धातु। क्यों कहा गया, मैंने बताया, वीडियो जाकर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट वीडियो का, ठीक है, वहां पर जाकर देखिएगा। मैं बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व क्यों कहा गया। तो यहां बता दें कि उस संक्रमण तत्व के जो 3D सीरीज हैं उनमें चुंबकीय गुण क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से चुंबकीय गुण होते हैं। इन केस ऑफ द 3D सीरीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि 3D सीरीज में, डी ब्लॉक के 3D सीरीज में डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। कितनी प्रकार के, कितने टाइप्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं उसको हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से 3 टाइप्स के हैं, वो कौन कौन से टाइप्स के हैं। पहला होता है फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। होता क्या है अभी बताते हैं। दूसरा क्या होता है? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जो तीसरा और लास्ट जो प्रॉपर्टीज होता है इन केस ऑफ द 3D सीरीज का, वो होता है पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये 3 टाइप्स के ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं किसमें? इन केस ऑफ द 3D सीरीज में। किसके 3D सीरीज में? डी ब्लॉक एलिमेंट के। ठीक है, इतना तो आपको पता चली गया होगा। अब बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्या है। क्या होता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कोई बता सकता है? नहीं बताते हो तो हम तो बताने के लिए हैं ही। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है मैग्नेट का कि यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेट से कितनी तेजी से अट्रैक्शन करता है, कितने फास्टली अट्रैक्शन करता है, वो फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेट से डायरेक्टली, मैग्नेट से बहुत तेजी से फास्ट वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे कि आप आयरन ले लो। क्या ले लो? आयरन मतलब क्या होता है? लोहा ले लो। लोहा ले लो। लोहा क्या होता है? चुंबक से। हिंदी में दिख रहा हो समझ में आ जाएगा, चुंबक है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? आयरन। ये क्या हो गया? मैग्नेट। क्या हो गया? मैग्नेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मैग्नेट हो गया। अब आपको बता दें कि जितनी तेजी से आप देखते हो ना कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट से कितना तेजी से अट्रैक्ट करता है, यानी कि वो फेरोमैग्नेटिक शो करता है। क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। वो क्या करता है? फेरोमैग्नेटिक क्या कर सकते हैं कि द सब्सटेंस विच highly or fastly attract to the magnet that are known as the ferromagnet। क्या कहते हैं उसको? फेरोमैग्नेट। यदि कोई सब्सटेंस बहुत तेजी से किसी मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? फेरोमैग्नेटिक कहलाता है। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट में फेरोमैग्नेटिक क्वालिटी को, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने वाले वो कौन से एलिमेंट हैं? तो आपको हम बता दें, इसका एग्जांपल होता है बच्चों, इसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, मैंने क्या बताया? यदि कोई सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है बहुत तेजी से, वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। वो तेजी से अट्रैक्ट करने वाला, मैग्नेट से अट्रैक्ट करने वाला वो एलिमेंट वो सिर्फ 3 ही है, वो है आयरन, कोबाल्ट और निकेल। यही 3 एलिमेंट ये क्या शो करते हैं? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? शो करते हैं। क्या करते हैं? शो करते हैं। अब दूसरा बात करते हैं हम, दूसरा क्या बात करते हैं हम? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या पढ़ने वाले हम लोग? दूसरा क्या आपको याद होगा? डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता क्या है? ये देखो, ये जानना बहुत जरूरी है। डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बहुत से डाउट क्लियर होते हैं। इसलिए बच्चों आप ध्यान से सुनना कि मैं कह क्या रहा हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बताता हूं। ठीक है, जो डाया में बहुत क्लियर है, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो बहुत क्लियर है क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो जो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या कहता है कि यदि किसी सब्सटेंस को किसी
एक्स्ट्रा पैरामैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में उसको किस प्रकार अरेंज करें? परपेंडिकुलर। कैसा करें? परपेंडिकुलर करें। कैसा करें? परपेंडिकुलर करें। तो वो क्या शो करेगा? उन दोनों के बीच में रिपल्स करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब क्या करेगा? एक दूसरे से रिपल्स करेगा, एक दूसरे से किनारे जाएगा। तो कैसे, क्या मैं क्या कह रहा हूं, पहले बात समझो। मैंने बोला कि जो ये दो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फील्ड है, ये एक्सटर्नल, एक एम है और एक एस है। ये क्या? एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये जो है, ये क्या है? एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख देता हूं, ये क्या है? एक्स्ट्रा मैग्नेटिक। अब इस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में किसी सबस्टेंस को कैसे? परपेंडिकुलर। कैसे? परपेंडिकुलर। ये है सबस्टेंस। ये क्या है? सबस्टेंस। ये क्या है? सबस्टेंस। इस सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें? इस प्रकार रखें कि इन दोनों की कैसा रखें? इस प्रकार, मतलब क्या? परपेंडिकुलर रखें, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करेगा? रिपल्स करेगा, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं शो करेगा। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं शो करेगा। ये कौन सा? यानी कि इससे सीधे सीधे साफ जाहिर हो जाता है, इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। कौन सा प्रॉपर्टी को शो करता है? यहां पे ये जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। क्या करता है? जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। हमको नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में ही आया होगा, नहीं आया होगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, देखो पहली बात समझो, दो परिभाषा मैं बताता हूं, दोनों से कोई एक समझ में आ ही जाएगा। मैं ये बता रहा हूं, ये भी समझ में आ जाएगा, हो सकता है दोनों समझ में आ जाए। ये मैं कहने का मतलब क्या है? किसी भी सबस्टेंस को, सबस्टेंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम ले लो, ठीक है, उस किसी भी सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार अरेंज करें, किस प्रकार? परपेंडिकुलर अरेंज करें, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में, दोनों एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्स करे, दोनों अलग अलग हो जाए, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन ना हो, तो वो क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक। और ये क्या शो करता है? जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता है। ये सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रखता है। क्या रखता है? सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही रखता है। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं? यही दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या कि किस प्रकार सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज किए। दूसरा क्या? दूसरा ये देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में इसको किस प्रकार अरेंज किए। दूसरा ये देखेंगे कि इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो पूछे कि इसकी कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो आंसर क्या होगा? आंसर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा आंसर? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। क्योंकि मैंने बताया, मैंने दूसरे इन अदर वर्ड में क्या बोला कि जैसे कि जो डायमैग्नेटिक होता है ये कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं शो करता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करता, ये केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही रखता है। इसलिए कभी भी आगे क्वेश्चन उठेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर में आए और वो हम पे पूछ दे कि बच्चों ये बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो आप क्या आंसर दोगे? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक करता है। क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं, बार बार अपने दिमाग में बैठा लो कि जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे डायमैग्नेटिक होगा, जहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। और जहां पे, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों नहीं है उसको मैं बताता हूं, क्योंकि आगे जब डायमैग्नेटिक जो बताऊंगा पैरामैग्नेटिक, वहां पे बताऊंगा कि ये कैसे ये
दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, मैंने क्या बताया डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि किसी भी सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार अरेंज करें, यानी कि परपेंडिकुलर अरेंज करने पे इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। इस प्रकार ये क्लियर होता है कि जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, और जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने के बाद इसको एक अदर वर्ड में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को रखता है, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को रखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात करता हूं तीसरा नंबर पे जो आएगा पैरामैग्नेटिक के बारे में, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। तीसरा क्या है और लास्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, अब इसके बाद हम लोग बताएंगे कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जानो कि तीसरा क्या है, तीसरा क्या बचा है, फेरोमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, और तीसरा क्या बचा है पैरामैग्नेटिक। क्या बचा है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, अब ध्यान समझना, मैंने बताया था वहां पे अब डायमैग्नेटिक अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक भी समझ जाएंगे। वहां पे मैंने क्या बताया था डायमैग्नेटिक में कि किसी भी सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे जिसकी वजह से दोनों में रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक उससे उल्टा करेंगे, यहाँ पे भी वही लेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। क्या लेंगे, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में, और ये हो गया एंड ये हो गया एस। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में अब सबस्टेंस को ऐसे अरेंज करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन हो। तो इसमें सबस्टेंस को परपेंडिकुलर ना रख के कैसे रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। कैसे रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। यानी कि देखो परपेंडिकुलर ऐसे किया था ना, यहाँ पे सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रखेंगे, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। कैसा रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कैसे रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। ठीक है, याद रखना दोनों में डिफरेंस मैंने क्या बताया कि डायमैग्नेटिक में आपने किस तरह रखा था एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में सबस्टेंस को, ये क्या है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये है सबस्टेंस। ये क्या है, सबस्टेंस। अब ये सबस्टेंस है, सबस्टेंस को कैसे रखे हैं हम, पैरेलल रखे हैं, जबकि डायमैग्नेटिक में कैसा रखे थे, परपेंडिकुलर रखे थे। और दूसरी बात, दूसरा कंफ्यूजन क्या था आपको कि अब डायमैग्नेटिक में क्या बताया था कि ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही रखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही रखता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं रखता है। दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस ये है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं आप में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आप याद रखना डायमैग्नेटिक केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात होगी, और अनपेयर्ड और पैरामैग्नेटिक में सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात होगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे दे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दे दे, यदि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला और वहां पे पूछा कि ये बताओ कि ये कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, बताओ कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखेंगे, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखेंगे, और पैरेलल रखने के बाद क्या देखेंगे, इसमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही शो करेंगे। ये तो रहा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या क्या हमने देखा, फेरोमैग्नेटिक देखा, जो सब यदि कोई सबस्टेंस मैग्नेट से बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है वो क्या कहलाता है,
फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे एग्जांपल में बताया था आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दूसरा मैंने बताया डायमैग्नेटिक में मैंने क्या बताया, यदि किसी सबस्टेंस को ठीक है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रख जाए, जिसके रखने से इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, ठीक है, यानी कि वो जीरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। कौन शो करता है? डायमैग्नेटिक शो करता है। और मैंने बताया कि इसमें केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। तीसरा मैंने बताया पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें भी वही है कि जब किसी सबस्टेंस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर न रख के कैसा रखा जाए? पैरेलल रखता है। क्या रखते हैं? पैरेलल रखते हैं। और पैरेलल रखने के बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि ये सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को ही क्या करते हैं? रखते हैं। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि पेपर यानी कि कंपटीशन में जाते हो तो पूछता है कि इसके मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है, पूछता है ना मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। देखो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा का इंग्लिश थोड़ा करेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्लो में, ठीक है, जानते हो पढ़ाने में क्या होता है कि थोड़ा फ्लो में स्पेलिंग कुछ और लिख दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर सुधार कर लेना, ठीक है। हो गया एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नीट में देने जा रहे हो या आईआईटी का पेपर देने जा रहे हो, तो वहां पे यदि इससे क्वेश्चन बनना तो है ही, तो वहां पे क्या देखोगे आप कि जो पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं। क्या बताऊंगा? फार्मूला बताऊंगा। उस फार्मूला को रख के मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा, जिसके एग्जांपल देने से आपको मैं वो सॉल्व कराऊंगा, और इसकी तरह हजारों क्वेश्चन बना सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। बस अभ्यास की जरूरत है। क्या है? अभ्यास, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो फटाफट इसको बताने से पहले आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं साइड देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, क्या मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जरूर इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाला जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसे पाते हैं? पैरामैग्नेटिक में पाते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होते हैं? तो नोट करो फटाफट कॉपी में, इसका फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो गायब हो जाए, ठीक है। चलो नोट करो आपको क्या होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से। म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये याद करना, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, फिल्मी स्टार बना दे रहा हूँ, यहाँ पे जरूर याद रखना। इसी फार्मूला को याद रहेगा तभी आप किसी मैग्नेट के मूवमेंट को बता सकते हैं। कैसे? तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नंबर जो n है, n क्या है? n इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि n की वैल्यू, एग्जांपल पहला, यदि n की वैल्यू क्या है? यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आपको जब पैरेलल फॉर्मेशन बताया था, यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके आउटर मोस्ट का शेल
यदि 3D 1 में भरे या 3D 9 में भरे तो वो कौन सा कलर देता है? वो ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, देखो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक होते हैं। तो मैंने वही बताया कि यदि n की वैल्यू 1 है यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत इजी है, बस स्टार्टर को इसमें पुट करना है। क्या करना है? स्टार्टर को इसमें पुट करना है। तो आपका फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? म्यू एस इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन रखते हैं डाटा को। अंडर n की वैल्यू कितनी है? 1 है। n की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 n की वैल्यू 1 प्लस 2 क्या है? बोहर मैग्नेट्रॉन है। क्या है? बोहर मैग्नेट्रॉन है। अब क्या होता है? बोहर में क्या हो गया? निकाल लेना 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 4 होगा ना 3 इंटू 1 3 होगा ना, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 3। ये है ना, ये है ना, ये आया ना। अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? इसका जो हम लिखेंगे म्यू एस इक्वल टू जो आएगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये आंसर आएगा। या यदि कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसका यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बचता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने के बाद 1 होने के बाद उसमें जो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो कितनी होगी? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन होगी। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा एग्जांपल देखो। यहां तो अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात की। अब यदि n की वैल्यू क्या हो? 2। यदि n की वैल्यू 2 हो तो उसी फॉर्मूला पे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? म्यू एस इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, यही तो होगा ब्रैकेट में 2 प्लस 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। बोहर मैग्नेट्रॉन सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2 2 4 4 2 जा 8 बोहर मैग्नेट्रॉन। अब इसका म्यू एस की वैल्यू क्या आएगी? निकालोगे तो आएगा आपका 2.81 बोहर मैग्नेट्रॉन। यानी कि जब n इक्वल टू 2, यानी जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो होगी 2.81 बोहर मैग्नेट्रॉन। या इसको ना सॉल्व करते तो सीधे कहोगे √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। √8 बोहर मैग्नेट्रॉन ये यूनिट है इसका। ठीक है, ये इसका यूनिट है। ठीक है, इसको याद रखोगे तभी मैग्नेटिक मूवमेंट को आप लिख सकते हो, तभी आप इसके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको निकालने का तरीका होता है म्यू एस इक्वल टू √n ब्रैकेट में n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, वेयर n इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो आप क्या देखे थे? वहां पे क्या वैल्यू आया था? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आया था। फिर उसके बाद क्या दी थी? n इक्वल टू 2, यदि 2 नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू 2.81 बोहर मैग्नेट्रॉन। अब निकाल सकते हो ना n इक्वल टू 3, यदि n इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, यदि मैं यहाँ यही बता दे रहा हूँ, यदि n इक्वल टू 3 हुआ तो n इक्वल टू 3 में क्या होता है? यहाँ पे भी निकालोगे तो म्यू एस इक्वल टू डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट क्या लिखोगे? 3 प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन इक्वल टू क्या करोगे? 3 प्लस 2 5 3 जा 15, 5 into 3 कितना होता है? 15 होता है। और 15 के लिए क्या हो गया? √15 हो गया। और 15 के लिए क्या होता है? 3.5
9 बोहर मैग्नेटॉन समथिंग इतना आएगा। ऐसे तो निकाल सकते हो ना, जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन को रखना +2 से कर देना, दोनों को ऐड करके इसका निकाल के तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता चल जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट पता चल जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके कैटालिटिक बिहेवियर में, इन केस ऑफ द 3D सीरीज में इसके कैटालिटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी कैटालिटिक बिहेवियर को शो करते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब जो लास्ट बचता है इन केस ऑफ द 3D सीरीज में वो क्या है, कैटालिटिक बिहेवियर। क्या है बच्चों, कैटालिटिक बिहेवियर। क्या होता है कैटलिस्ट में, समझते हो क्या होता है, उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की काम करने वाले कैटलिस्ट की तरह बिहेव। कैटलिस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब ये होता है या तो वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या तो वो रिएक्शन के रेट को घटा दे। कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो किसी न किसी के प्रेजेंसिएशन में होता है, किसी न किसी मेटल के प्रेजेंसिएशन में होता है, जो एरो के ऊपर लिखा रहता है। वो जो एरो के ऊपर लिखा रहता है जिसके प्रेजेंसिएशन में होता है वही तो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, वही तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जिसके प्रेजेंसिएशन में, जिस मेटल को प्रेजेंसिएशन में, वो मेटल किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो इस वीडियो में हम लोग कैटालिटिक बिहेवियर की ही बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें और आपको जानकर ये हैरानी भी होगी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कोई भी एलिमेंट कैटालिटिक बिहेवियर को शो नहीं करता है, सिर्फ तो सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कैटालिटिक बिहेवियर को क्या करते हैं, शो करते हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे फिर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, यदि वो साइंस से रिलेटेड है लाइक दैट नीट, आईआईटी, जैम, तो वहां पे कैटालिटिक बिहेवियर के बारे में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो कैटालिटिक बिहेवियर जो होता है वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट में शो करता है, ठीक है। अब क्या होता है, कैटालिटिक समझ गया ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखो सपोज समझो कि क्या हो कि तुम लोग हो क्या, तुम लोग हो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है कि तुमको आगे चल के अधिकारी बनना है, ठीक है, कोई ना कोई ऑफिसर बनना है। तो अब क्या होता है, तुम किस स्टेज में हो, रिएक्टेंट में हो, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ऑफिसर बनोगे तुम जाके, तो वो प्रोडक्ट बनेगा ना। अब तुमको रिएक्टेंट से तुमको एक इस अवस्था स्टूडेंट लाइफ से ऑफिसर बनाने में जो बीच में जो मेटल जो लोग काम करते हैं लाइक द टीचर्स की होते हैं, वही तो आपको बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, आपके उस ड्रीम को साकार करने का काम करते हैं। मैंने भी बताया था कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है, रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। वही टीचर आपको ऑफिसर बना भी सकता है, वही टीचर आपको भीख मांगने पे मजबूर भी कर सकता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्टेंट के रेट को बढ़ाने का काम करता है और घटाने का काम करता है। तो वही डी ब्लॉक का एलिमेंट जो रिएक्टेंट के जो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है वो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है। कैसे होता है, क्यों डी ब्लॉक का ही एलिमेंट, क्यों डी ब्लॉक का ही एलिमेंट कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। देखो यहां पे भी आ गया कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से ही ये कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। तो मैं यहां लिखता हूं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ incomplete डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो वेरी गुड कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है, बहुत अच्छे तरीके से वो एक कैटलिस्ट की जो कैटलिस्ट का रोल होता है उसको प्ले करता है, वेरी गुड कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। कौन,
डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, पहला रीजन क्या है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। दूसरा रीजन क्या है कि इट हैव अ ग्रेटर सरफेस। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो ग्रेटर सरफेस को रखता है, ग्रेटर सरफेस के एरिया को रखता है, ग्रेटर सरफेस को। इट हैव greater area, इट हैव ग्रेटर एरिया या सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को ज्यादा रखता है, ठीक है। ये क्या होता है, सरफेस एरिया को ज्यादा रखता है। सरफेस एरिया ज्यादा रखता है तो उस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में आके मिलते हैं, बस में ना, आपस में आके मिलते हैं, और जैसे ही आपस में आके मिलते हैं तो वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो फटाफट जैसे शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग, मैं आपको बता दूं, मिटा दूं, हो गया आप लोगों का ना, ये नोट कर लिए ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जांपल में बताता हूँ, नोट कर लिए होंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, मैंने क्या बताया कि ये ग्रेटर सरफेस एरिया को रखते हैं। जैसे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं, प्लैटिनम के प्रेजेंसिएशन में क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। एंड सब छोड़ो, बस ये समझो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनते हैं, वाटर बनते हैं। तो जो ये वाटर बन रहे हैं ना, अभी बैलेंस करने का झंझट छोड़ो, ये बैलेंस हम नहीं कर रहे, मैं बस सिर्फ समझा रहा हूं कि कैटलिस्ट की तरह क्या यूज कर रहा है। तो जब वाटर, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो किसके प्रेजेंसिएशन में, प्लैटिनम के प्रेजेंसिएशन, किसके प्रेजेंसिएशन में, प्लैटिनम के प्रेजेंसिएशन में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहोगे कि फिर मैंने बताया कि इट हैव अ ग्रेटर सरफेस और ग्रेटर एरिया। अब प्लैटिनम समझो, मैं समझना क्या होता है, मैंने बताया ग्रेटर सरफेस से ग्रेटर एरिया रखता है। ये देखो, ये ऐसे, ये क्या हो गया, ये प्लैटिनम का एरिया हो गया। क्या हो गया, ये प्लैटिनम का एरिया हो गया। क्या हो गया, ये इतना बड़ा प्लैटिनम का एरिया। अब इसमें क्या होता है, ये सब क्या है, प्लैटिनम है। क्या है ये सब, प्लैटिनम है। समझ में आ रहा है, प्लैटिनम। ये क्या है, कैटलिस्ट है। इस पे क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं, H2 भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, ठीक है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। ये जब आपस में आते हैं तो यहाँ पे मिलके, जब इस प्लैटिनम इसके अंदर जब मिलते हैं, मिलने के बाद सीधे प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो बनता है वाटर। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। मैंने बताया कि डी ब्लॉक का एलिमेंट वो वेरी गुड कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। और सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है, सबसे बड़ी इसमें खासियत क्या होती है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल पाए। तो दूसरा कि जो इनके कैटलिस्ट होते हैं वो ग्रेटर सरफेस या ग्रेटर एरिया को रखते हैं, जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो ये दो रिएक्टेंट हैं, ये आपस में मिले, एक कैटलिस्ट से ग्रेटर सरफेस एरिया पे जाके एब्जॉर्ब हुए, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो फटाफट क्या बने, वाटर बने। क्या बने, वाटर बने, वाटर बने। समझ में आया, इसलिए मैंने बोला कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है। अब मैं बता दूं प्लैटिनम क्या है, अरे डी ब्लॉक का ही तो एलिमेंट है प्लैटिनम। अरे भैया प्लैटिनम डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है ना। अब चाहे आप 3H2N2 ले लो, ठीक है, वो आयरन के प्रेजेंसिएशन में क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा ना। अरे भैया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलने से अमोनिया बनता है ना, किसके प्रेजेंसिएशन में बनता है, कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, आयरन करता है ना। आयरन के प्रेजेंसिएशन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनते हैं। तो वहां पे आयरन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कैसा है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। वहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है कि वहां पे आयरन की सरफेस एरिया बड़ी होती है, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के जो रिएक्टेंट के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस एरिया में एब्जॉर्ब होते हैं, और सरफेस एरिया में एब्जॉर्ब होने के बाद अमोनिया में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं।
ये बहुत ज्यादा एग्जांपल है। आप कोई भी रिएक्टेंट करा दो, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो तो उस रिएक्शन में बिना किसी कैटलिस्ट के यूज हुए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। किसी भी कैटलिस्ट का, मैंने क्या बोला, किसी भी कैटलिस्ट का यूज हुए बिना कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। समझ में आया? समझ में आया? अगर आया हो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। बच्चों आज यहाँ पे मैं वीडियो क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। यहाँ पे वीडियो में क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग मिलेंगे। जानते हो कि इस पे पार्ट 4 जो वीडियो में अपलोड करूंगा, ये तो मैं अब तक तो बात कर रहा था, मैं बार बार करूँ, मैं अब तक तो बात कर रहा इन केस ऑफ द 3D सीरीज। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो हम पढ़ेंगे तो वो क्या होगा आपको ना, जो अगला हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, 4D सीरीज के बारे में। ज्यादा इतना नहीं होगा क्योंकि उसमें जनरली जो इंपॉर्टेंट है 4D सीरीज और 5D सीरीज में सिर्फ उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगला जो वीडियो होगा हम लोगों को, जो हम लोगों को पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, वो है 4D सीरीज, यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन। 4D सीरीज सेकेंड ट्रांजिशन, यानी कि 4D या क्या होता है, सेकेंड ट्रांजिशन, 3D क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और बढ़िया से पढ़ लेना, जो भी डाउट क्लियर हो, जो भी डाउट आपको क्रिएट हो आपके मन में, तो आप हमारे पास हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, सर हमको ये टॉपिक समझ नहीं आया। और फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे सर्च करिएगा, वहां पे जाके आप लोग मुझे फॉलो करिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो रहे हैं आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।